Aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll discuss the Hindu analysis dated 25th August 2021. So let's start today's discussion. The first headline states economic criterion not sole basis for creamy layer. Now why is it in news? ये इसके लिए है क्योंकि बेसिकली एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है दैट इज़ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर की सिंपल मतलब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पॉपुलेशन या हमारे सोसाइटी में देर इज़ अ बंच ऑफ सोसाइटी में पीपल अ बंच ऑफ ग्रुप who are very we can say rich or well satisfied in their life, or we can say कि they are वेल्दी पीपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास में बात करें या फिर इंडियन सोसाइटी में बात करें तो जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनको हम क्रीमी लेयर ऑफ अ सोसाइटी बोल सकते हैं। अब ये टर्म या फिर ये आर्टिकल में क्रीमी लेयर किसके लिए यूज़ किया गया है, तो वो हमारे बैकवर्ड क्लास दैट इज़ ओबीसी में भी देर आर सर्टन ग्रुप और देर आर सर्टन पीपल who are in this creamy layer. Why? क्योंकि though being in this class or though being from the backward community, then also they are well furnished in their life and they have a wealthy life. ठीक है, सो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि क्योंकि एक केस हुआ था 1992 में। ठीक है, दैट केस वॉज इंदिरा सोयाबनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब वो केस के बाद उन लोग ने ये हम अपना जजमेंट दिया था कि किसी को भी क्रीमी लेयर में अगर आप कंसिडर कर रहे हो ओबीसी में तो उनको आप जो है इकोनॉमिक बेसिस पे करोगे। अगर उनका इकोनॉमिक इनकम इतना कुछ परसेंट तक है, इससे ज़्यादा है, तो आप उनको क्रीमी लेयर में डालोगे। दैट मीन्स उनको बाकी के रिजर्वेशंस और ये सब में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ताकि उनके जो जगह है वो अगर जगह खाली होगा तो जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उसकी फैसिलिटीज़, जो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले। कुछ टाइम पहले वापस पेटिशन साइन हुए थे और अब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरियाज को आप मत ही कंसिडर करो, बट और 2-3 चीज़ें भी आपको कंसिडर करना चाहिए सो दैट आप उनको क्रीमी लेयर में क्लासिफाई करो और दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिले। अब अगर आर्टिकल पढ़ें तो आर्टिकल ये बताता है Supreme Court on Tuesday held economic criterion should not be the sole basis to identify a section of backward community as a creamy layer. Social advancement, higher employment in government services play a equal role in the deciding whether a person should be from a creamy layer or not. It simply means अगर सोचिए ओबीसी से कम्युनिटी से कोई एक पर्सन है, he or she is having a government job, for example that person is an IAS officer, ठीक है, या फिर बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब है उनके पास। ठीक है, तो उनको हम फिर क्रीमी लेयर में आइडेंटिफाई करेंगे ताकि जो भी रिजर्वेशन वाली चीज़ है वो इनको ना मिले और कोई और को मिल सके, ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग अ जॉब, अ सिक्योरिटी विथ यू। ठीक है, तो एटलीस्ट अदर पीपल शुड गेट दैट सिक्योरिटी। The basis of exclusion of creamy layer cannot be merely economic. ठीक है, it is not merely economic. The bench of Justice L. Nageshwara Rao, Aniruddha Bose observed their judgment while referring to the Supreme Court's Indira Savnai verdict of 1992. Indira Savnai verdict of 1992 में यही बोला गया था कि हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे उनको क्रीमी लेयर में डालेंगे। ठीक है, बट बाद में उन्होंने ये अभी जाके ये चीज़ बोला गया सिर्फ कि इसे कि आप सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे चीज़ें ना करो। तो 2 नोटिफिकेशन लाया है उन्होंने। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटीशन चैलेंजिंग 2 नोटिफिकेशन। वन वॉज ऑन 17 अगस्त 2016 एंड 28 अगस्त 2018, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस को जो है सोली इकोनॉमिक बेसिस पे फिक्स करके उनको क्रीमी लेयर में क्लासिफाई किया। सो द नोटिफिकेशन इशूड अंडर द हरियाणा बैकवर्ड क्लास एक्ट of 2016 said backward community members who earn more than 60 lakh annually will be treated as creamy layers। तो ये एक इकोनॉमिक बेसिस पे आपने किया कि अगर 6 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं या 6 लाख कमा रहे हैं तो उनको क्रीमी लेयर में कंसिडर करेंगे और उनको फिर आगे कोई रिजर्वेशन या इसकी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी।
अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को भी या फिर हमारे कोर्ट को भी एक फ्रेश गाइडलाइंस लाना चाहिए, जिसमें कि ना ही कि आप सिर्फ इकोनॉमी कंसिडर करो बट बाकी चीज़ों को भी आप कंसिडर करो. इफ़ यू विल रीड फॉरवर्ड, in spite of the section 5(2) of the 2016 Act, 2016 एक्ट में 2016 में जो एक्ट लाया गया था रिलेटेड टू दिस बैकवर्ड रिजर्वेशन का, उसका सेक्शन 5(2) जो बनाया जाता है, बताया जाता ये है कि इट इज़ कंपल्सरी टू आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स. तो यही बोलते हैं कि ये जो 2016 एक्ट है ये बेसिकली हरियाणा ने लाया था, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे. तो हरियाणा ने ये लाया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने. उनका ये 2016 एक्ट यही बताता है कि ना सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे बट सोशल और बाकी भी रेलिवेंट फैक्टर्स से उनको हम क्रीमी लेयर में अगर डाल दिए तो उनको वो सब फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से भी होनी चाहिए ताकि लोगों को भी इस चीज़ की फैसिलिटी मिल सके. सो ये आर्टिकल में उतना ही था. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. तमिलनाडु लॉन्चेस 100 करोड़ अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम. ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली स्पीकिंग 100 करोड़ की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक सेंट्रल स्कीम है जिसको हम मनरेगा बोलते हैं. ठीक है, तो तमिलनाडु ने भी सिमिलर वे में एक स्कीम लॉन्च की है स्टेटिंग कि इसके अंदर दे विल प्रोवाइड जॉब्स टू दी अर्बन पुअर. ठीक है, प्रॉपरली उन्होंने बोला है कि वो लाइवलीहुड देंगे टू दी अर्बन पुअर जस्ट लाइक मनरेगा. ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑन लाइन्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ ₹100 crore to improve the livelihood of urban people. Minister of Municipal Administration and Urban Water, Mr. K.N. Nehru, said it in the assembly on Tuesday. ठीक है, अब इसमें कैसा जॉब होगा, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे जो वर्कर्स नहीं बोलेंगे बट हाँ टाइप ऑफ अनस्किल्ड लेबर ही होगा ये भी, जिसमें दे विल ट्राई टू गिव देम लाइवली अपॉर्चुनिटी ताकि उनकी कुछ बेसिक इनकम भी स्टार्ट हो जाए. In the current year, it will be implemented into 2 zones in Greater Chennai Corporation, one at the each municipal corporation and one in municipality, each in the 7 regions. ठीक है, and one town panchayat, each in 37 districts, total 37 districts. Mr. Nehru said, unlike other states, the urban population in Tamil Nadu was growing fast and it would reach 60% of the total population by 2026. उनका ये एम है कि ये जो ये लोग ने अर्बन स्कीम लाया है, they want to give it a facility to more than 60% by 2036 तक. उनका ये बोलना है कि more than 60% पॉपुलेशन को वो ये स्कीम की मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए. A total of 4 crore people are now living in urban area, accounting for almost 53% of the total population. तो तमिलनाडु का अर्बन एरिया में देर आर मोर देन 53% population who are urban poor right now. Mr. Nehru added that as announced in the state budget, government would implement Khailangar urban development scheme at the cost of 1,000 crore in infrastructures including community hall, market, library will be created. ठीक है, तो ये सब में उनको वो जॉब स्कीम्स के अंडर जॉब्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, अब पायलट स्कीम्स की बात करो. पायलट स्कीम में क्या बताया गया है, गवर्नमेंट सोर्स ने ये चीज़ बोला द हिंदू को कि गवर्नमेंट वुड गिव सून कम आउट अ गाइडलाइंस फॉर प्रोवाइडिंग द वेजेस अंडर दिस स्कीम. प्रॉपर वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन वो लोग आगे बहुत जल्दी बताएंगे. ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ सिंपली टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन पुअर जिनकी जॉब्स चली गई बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक में बहुत लोगों की जॉब गई है, सो दैट उनका लाइवलीहुड स्टार्ट हो जाए. Thousands of jobs were lost and government discussed a way to create a job for them. Under the scheme, workers will be used activities such as distilling the water bodies, maintaining public parks,
ठीक है। ये सब काम दिया जाएगा उनको, ताकि कुछ ना कुछ उनकी इनकम इसी के थ्रू चालू हो जाए। सो ये आर्टिकल उसी के बारे में बात करता है कि तमिलनाडु का जो स्कीम आया है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा। अब इस आर्टिकल में और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में बताया था, जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज़ मनरेगा या मनरेग जिसको हम बोलते हैं। तो मनरेग क्या होता है वो थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मनरेग का नाम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मनरेग का भी काम सेम है, अगर मैं बात करूँ तो वो प्रॉपर जॉब फैसिलिटी उनका भी देना रहता है। मनरेगा का जो स्कीम है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2005, ठीक है, 2005, विच गारंटीज द राइट टू वर्क, ठीक है, 2005 में लाया गया था, गारंटी राइट टू वर्क। इसका की पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इसकी की पॉइंट यही है कि किसी को भी जिसका भी नाम रजिस्टर्ड होगा इस स्कीम के अंदर, उसको मिनिमम 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, लाइक 100 डेज ऑफ वर्किंग तो उनको दिया जाएगा, ताकि उनकी 100 डेज ऑफ वेजेस वो कमा पाए, ठीक है, आउट ऑफ 365 डेज। ये रूरल इंडिया पे लाया गया था, प्रॉपर अर्बन पुअर नहीं, बट हाँ रूरल इंडिया पे इसकी वर्किंग लाई गई थी, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो 2005 में लाया गया था बाय द राइट टू वर्क। अब इसकी की ऑब्जेक्टिव्स बात करते हैं। तो की ऑब्जेक्टिव्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैंने वही बोला, 100 डेज ऑफ वर्किंग, ठीक है, 100 वर्किंग डेज वो लोग देंगे। इससे क्या होगा कि इनको जो सोशल एक्सक्लूजन हो जाता था सोसाइटी से, उनको जो सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता था, वो चीज़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं इट इज़ क्रिएटिंग एन एसेट फॉर द पर्सन, ठीक है, एसेट बन रहा है उसके लिए, बिकॉज 100 दिन ही सही, 100 दिन काम करके कुछ तो कमा रहा है वो अपने लिए। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एट रूरल एरियाज। अब रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तो अगर गवर्नमेंट रूरल एरिया की बात करें तो वो क्या करते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंप्रूव करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वहाँ पे वेल, रास्ते, देन पॉन्ड, फिर कैनल, डैम्स, ये सब का कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसी में इनको जॉब देते हैं। अब इससे उनको जॉब भी मिल रहा है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो रूरल लेबर भी बढ़ता है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी भी है कि अगर आपको मनरेगा का पार्ट बनना है तो कुछ कुछ इसकी एलिजिबिलिटी है। जैसे कि सबसे बेसिक सब में रहता है, दैट इज़ यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। दूसरा, जॉब सीकर्स जो है दैट शुड बी एट मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल के होने ही चाहिए। और उनका जो है प्रॉपर लोकल हाउस होल्ड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। लोकल हाउस होल्ड दैट इज़ लोकल घर का जो प्रॉपर, अगर आप ग्राम पंचायत की बात करें, लोकल ग्राम पंचायत में आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए घर को लेकर, ठीक है। और इसमें जितने भी हैं दैट विल बी अनस्किल्ड, अगर जो भी अनस्किल्ड लेबर काम के लिए तैयार है, दे कैन बी एप्लीकेबल फॉर दिस वर्क। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको वाइट कॉलर जॉब मिलेगा, तो वो नहीं होता। इसमें प्रॉपर अनस्किल्ड जो वर्किंग होती है, अनस्किल्ड लेबरिंग जो होती है, उसका काम दिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। सो विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, आपका जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब मतलब विद इन 15 डेज आपका काम प्रॉपर चालू हो जाएगा। राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। अगर ऐसा है कि 15 दिन में बोला है कि जॉब चालू कर देंगे, बट नहीं हुआ, जॉब आपको तभी भी नहीं दे रहे, बट आपको वो अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने नाम दिया है, मेरे को 15 दिन के अंदर अभी तक जॉब नहीं दिया, तो 15 दिन के बाद से मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट वेज आने चालू हो जाएगा कि आपने भरा है तो आपको हम उतना पैसा देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इन दैट केस आपको वो अमाउंट देना स्टार्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्किंग इज़ मैंडेटरी विच लेड्स टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सो उसका प्रॉपर ऑडिटिंग होता है, कितने लोगों ने कितने दिन काम किया, क्या क्या कितने लोग रजिस्टर हुए हैं इसके अंदर,
ठीक है। एंड ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत जो है वो अप्रूव करते हैं इसके मतलब कहाँ कहाँ कैसे क्या काम करना है। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट मनरेगा कि मनरेगा का फंक्शनिंग क्या होता है, कौन कौन इसके अंदर अलाउ होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट्स AG slams acquittal in POSCO केस। तो ये केस क्या है बेसिकली, तो हमारे अटॉर्नी जनरल जो है मिस्टर के वेणुगोपाल, उन्होंने ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में बोला ऑन ट्यूसडे, या फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट को लेके बोला कि बॉम्बे हाई कोर्ट में रिसेंटली एक केस आया गया था जिसमें एक आदमी ने एक चाइल्ड को बेसिकली किडनैप किया था, ठीक है, और उसके अगेंस्ट पेटिशन साइन हुए थे। बट उस आदमी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मतलब अंडर पॉस्को ही उसको FIR लाया गया था और अंडर पॉस्को ये केस लड़ा जा रहा था। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी या उसको एक्विटल कर दिया, छोड़ दिया, कि ये जजमेंट बोलकर कि उनका स्किन टू स्किन या जो स्किन टच नहीं हुआ था एक दूसरे से, क्योंकि उस इंसान ने उस बच्चे को टच नहीं किया, तो वी कांट मीन्स हेल्ड दैट पर्सन, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो हमारे मिस्टर वेणुगोपाल सर का ये बोलना है कि अब मैं अगर कोई भी इंसान ग्लव्स पहन के किसी भी बच्चे को उठा के ले चला जाएगा, यू विल जस्ट से कि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इट इज़ वेरी रॉन्ग। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन था उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया है हमारे अटॉर्नी जनरल ने, ठीक है। अब ये न्यूज़ आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे, Attorney General K. Venugopal in the Supreme Court on Tuesday slammed the Bombay High Court decision to acquit a man charged with assault under the Protection of Child from Sexual Offence Act solely on the ground that he groped the child over her clothes without skin to skin contact. Someone can wear surgical gloves and exploit a child and get away scot free. This is an outrageous order, Mr. Venugopal exclaimed. The court scheduled the case for hearing on September 14. उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो September 14 को दी गई है। सो ये आर्टिकल में हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दिस पॉस्को, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस, ठीक है। तो हम थोड़ा देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस ये एक्ट है क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होती है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉस्को है इसका प्रॉपर अमेंडमेंट हुआ था, या जो न्यू अमेंडमेंट जो पॉस्को अभी हम फॉलो कर रहे हैं वो 2019 में था। इट वॉज पास बाय बोथ द हाउसेस टू स्टॉप द सेक्शुअल अब्यूज जो बच्चों के अगेंस्ट होता है, ठीक है। पॉस्को अगर आप पढ़ोगे भी वो यही बताता है कि जो बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, किसी भी तरह का अब्यूज़ हो रहा है, तो ऐसे कुछ अगर केसेस हैं तो वो पॉस्को के अंदर लड़े जाते हैं, ठीक है। टू सीक टू प्रोवाइड मोर पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे के अगेंस्ट ऐसा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट डेथ पेनल्टी की भी सुनवाई दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। अब इस एक्ट का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बात करते हैं, इंपॉर्टेंस बात करते हैं। द अमेंडमेंट इज एक्सपेक्टेड टू डिस्करेज द ट्रेंड ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज बाय एक्टिंग एज अ डेटरेंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पेनल प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड द एक्ट। क्योंकि इसमें कैसा बोला जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं वो लोग, जस्ट लाइक द दिशा एक्ट जो कि लाया गया है साउथ में, सेम वैसे पॉस्को का भी है। इट इज़ जेंडर न्यूट्रल एंड दस लुक इनटू द सेक्शुअल असॉल्ट। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि असॉल्ट इज डन बाय अ मैन और वुमेन। अगर इट इज़ डन तो यू आर बेसिकली यू आर बीन होल्ड ऑफ फॉर इट, और उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप कौन से जेंडर के हो, ठीक है। अब ये बिल का थोड़ा बात करें, इस बिल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है या फिर पॉस्को इतने अच्छे से चल क्यों रहा है, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द डेथ पेनल्टी। The bill seeks for the death penalty of the aggravated sexual assault on a children to create a deterrent effect, जिसकी वजह से शायद लोगों में डर रहे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको डेथ पेनल्टी भी मिल सकता है। It refers to the judgment of Supreme Court in मची सिंह एंड देवेंद्र पाल सिंह। ये दो केसेस थे, पॉस्को के अंदर ही लड़े गए थे, बट उस टाइम पे डेथ पेनल्टी नहीं लाया गया था,
ठीक है, क्योंकि एक केस 1983 का है और दूसरा केस जो है वो 2002 का है, तो उसके बाद लाया गया। विच द कोर्ट हैड हेल्ड दैट डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो ये जो दोनों केसेस थे उस टाइम पे डेथ पेनल्टी नहीं दिया था। कोर्ट ने ये बोला कि बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा, बहुत ही डिटोरेटिंग अगर कोई केस है या उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है तो हम उनको डेथ पेनल्टी देंगे। फिर नेक्स्ट है कंसर्न ओवर द डेथ पेनल्टी, क्योंकि अगर आप डेथ पेनल्टी देखें, इंडिया में डेथ पेनल्टी या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डायरेक्ट डेथ पेनल्टी किसी को नहीं देता है, बिकॉज हर इंसान को एक राइट दिया है, राइट टू लिव का। ठीक है, जस्टिस JS वर्मा कमिटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2013 in the aftermath of Nirbhaya case, after due deliberation found itself against the imposition of death penalty in rape cases. The 162 reports of the Law Commission of India 2015 also provides the abolition of death penalty. तो ये चीज़ वही बोला जाता है कि पॉस्को जो है वो डेथ पेनल्टी की बात करता है, बट डेथ पेनल्टी को देना इतना आसान नहीं है, बिकॉज वी हैव राइट टू लाइफ। अब अदर कंसर्न्स की अगर मैं बात करूँ थोड़े डेटास के हिसाब से अगर हम देखें, तो हमारा डेटा अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दैट इज आर NCRB डेटा ऑफ 2060, द कन्विक्शन रेट ऑफ पॉस्को केसेज इज 29.6%, while the pendency is high as 89%. So just imagine 89% of the POSCO cases are still pending, और जो अभी तक सुनवाई दे पाए हैं वो लोग, वो सिर्फ इतने हैं, दैट इज 29.6%. The prescribed time period for 2 months of trial is such a case is hardly to comply. इसके ट्रायल केस के ट्रायल ही चलते हैं 2 मंथ के, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है. एज पर टू दी NCRB data of 2016, less than 3% of the children rape cases that came up before the court ended in conviction. मतलब इतने केसेस में बहुत कम ही केसेस है जिसमें कन्विक्शन का ऑर्डर दिया जाता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का हम बोल सकते हैं, या फिर इसकी फंक्शनिंग उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही, जिसकी सुनवाई नहीं दे पा रहे, क्योंकि इतनी लंबा नंबर ऑफ केसेस पेंडेंसी में रहना, तो आप कैसे जजमेंट दे पाओगे. सो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी है ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर ऐसा है कि पॉस्को आपने एक्ट अलग से बनाया है बच्चों के लिए, तो आपको उसके लिए प्रॉपर कोड भी बनाना चाहिए ताकि केसेस उसकी सुनाई दे सके. ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में आप याद रख सकते हो कि इसका प्रॉब्लम पॉस्को में भी है. ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉस्को जैसा रूल बना रहे हो तो आपको प्रॉपर उसके लिए कोड्स बनाने चाहिए. ठीक है, उसके बाद उसके लिए प्रॉपर एक ग्रुप या फिर टीम बनाना चाहिए जो ये सब के रिलेटेड काम करे. Then Supreme Court's direction to set up a special court within a 16 days of order in each districts of more than 100 pacing case अभी तक बोला ही जा रहा है. उन्होंने ये चीज़ बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि विद इन 60 डेज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम पॉस्को कोर्ट ओपन कर सकें, ताकि हर केस जो 100 केसेस पेंडिंग बचे हर डिस्ट्रिक्ट में वो ख़त्म हो सके. लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए अबाउट दिस पॉस्को, ताकि लोग ऐसा कुछ इंसिडेंट करने से डरे. ठीक है, एंड देयर इज़ अ नीड टू ओवरहाउल ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ठीक है, हमारे जस्टिस सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि उसकी फंक्शनिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो रही है. ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द पॉस्को केस. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. इट स्टेट्स अकादमी अवार्ड फॉर पिल्लाई मिश्रा. ठीक है, ये न्यूज़ क्यों आया गया है? द साहित्य अकादमी ऑन ट्यूसडे नेम्ड ऑथर्स यशोधरा मिश्रा एंड ओम चेरी पिल्लाई एज द विनर्स ऑफ 2020 अवार्ड फॉर देयर वर्क्स इन ओडिया एंड मलयालम रिस्पेक्टिवली. दैट इज यशोधरा मिश्रा फॉर ओडिया एंड Mr. Pillai for Malayalam. Ms. Mishra has been selected for her work Samudra Kula Ghara and Mr. Pillai for its work Akasmik Om Charitya Orma Khir Puluk, a statement said. Both the winners were received
casket containing an engraved copper plaque and check of 1 लाख at a formal ceremony। अब ये दोनों अवार्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2020 में किसे मिला, ठीक है, और उनकी वर्किंग किस पर थी, ये दोनों। दूसरी चीज़ अगर साहित्य अकादमी की बात करूं तो साहित्य अकादमिक अवार्ड के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है कि अवार्ड है क्या, कब से स्टार्ट हुआ और इस अवार्ड के बारे क्या क्या इस अवार्ड में होता है या क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1954। लिटरेरी ऑनर होता है ये, ठीक है, एनुअली किया जाता है इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर के थ्रू, ठीक है। देन इसमें इट गिव्स 24 अवार्ड्स एनुअली टू द लिटरेरी वर्क्स इन द लैंग्वेजेस इट हैज़ रिकॉग्नाइजेस एंड इक्वल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू द ट्रांसलेशन फ्रॉम लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो एनुअली 24 अवार्ड्स दिया जाता है लोगों को इसमें। Beside 22 languages enumerated in the Constitution of India, Sahitya Akademi has recognized English and Rajasthani as a language। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे मैंने बोला 24 अवार्ड्स देते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 22 ही लैंग्वेजेस बताता है, तो जो 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस जिनको वो अवार्ड देते हैं दैट इज़ इंग्लिश में भी एंड राजस्थानी में भी, ठीक है। सो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस और इंग्लिश एंड राजस्थानी, देयर आर 24 लैंग्वेजेस पे वो लोग हर साल अवार्ड देते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड आफ्टर द जनपित अवार्ड। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जनपित अवार्ड इज़ द फर्स्ट लिटरेरी अवार्ड इंडिया के इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और दूसरा उसके बाद जो है दैट इज़ आर साहित्य अकादमी अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्राइटेरिया बात करूँ कि क्या क्राइटेरिया होता है इसका सिलेक्शन का, सबसे पहला बेसिक तो हम सबको पता है दैट इज़ द पर्सन शुड बी इंडियन। दूसरा है उसका जो बुक या जो भी उनकी राइटिंग लिखी गई है इट शुड बी एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज लिटरेरी, ठीक है, लैंग्वेज लिटरेरी को लेके उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनकी राइटिंग्स उनको वो चीज़ बतानी चाहिए। एंड व्हेन इक्वल मेरिट्स फॉर बुक ऑफ 2 और मोर फाउंड द क्राइटेरिया लाइक टोटल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। नाउ सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा साहित्य अकादमी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जनपित अवार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला इट इज़ द हाईएस्ट लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो जनपित अवार्ड है ये हमारा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया है, ठीक है। एनुअली ये भी दिया जाता है टू द इंडियन सिटीजन्स। इंग्लिश अलॉन्ग विद द अदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन अन एज शेड्यूल। अभी ये लोग जो है 23 लैंग्वेजेस देते हैं, हमारा 22 कॉन्स्टिट्यूशन and one is English. The prize carry 11 लाख रुपीस, ठीक है। एक ब्रॉन्ज रेप्लिका रहता है सरस्वती गॉडेस का, वो भी दिया जाता है उनको विद द प्राइज ऑफ 11 लाख, ठीक है। एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनपित, ठीक है। इसका स्पॉन्सरशिप जो है दैट इज गिवन बाय द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भारतीय जनपित। 2018 की अगर मैं बात करूँ तो पहला इंग्लिश लैंग्वेज राइटर जनपित दिया गया था दैट वाज टू मिस्टर अमिताभ घोष। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ तो अमिताभ घोष पहले थे जिनको इंग्लिश लिटरेचर में ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। देन 2019 में हमारे मलयालम लैंग्वेज को ये अवार्ड दिया गया। सॉरी 23 लैंग्वेज नहीं है, एक ही लैंग्वेज होता है जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद द 22 लैंग्वेजेस, यस। सो 2019 में जो है वो हमारे मलयालम लैंग्वेज को दिया गया था। एंड वैसे ही जैसे कि हमारा साहित्य अकादमी है और हमारा जनपित है, वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं, जैसे साहित्य अकादमिक अवार्ड की तरह दैट इज़ साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दैट इज़ फॉर द चिल्ड्रंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। देन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इट इज़ फॉर द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 35 एंड बिलो, ठीक है, लाइक 18 से 35 एंड बिलो तक, तो उनको भी दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी में आगे भी बहुत वाइफिकेशंस होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि साहित्य अकादमी किस बेसिस पे लोगों को अवार्ड देता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ और वी कैन से द लास्ट न्यूज़। इट स्टेट्स मोदी पुतिन डिस्कस क्राइसिस इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बहुत टाइम से अफगानिस्तान पे न्यूज़ आ रहे हैं
कि अफ़गानिस्तान की अथॉरिटी अब कौन है, गवर्नमेंट, जैसे कि चाइना एंड रशिया एक ऐसी कंट्री हो चुकी है, ये आर्टिकल में ये भी चीज़ें बताया है कि चाइना और रशिया ऐसी कंट्री हो चुकी हैं जिन्होंने दे आर रेडी टू एक्सेप्ट तालिबान एज द गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। बट वही इंडिया और बाकी कंट्रीज़ हैं वो अभी भी बहुत बड़े क्वेश्चन में है कि हम किसको एक्सेप्ट करें, इनको एक्सेप्ट करें कि ना करें एज अ गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी उठ रहा है, ठीक है। इफ़ यू विल सी यर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन on Tuesday discussed the charting out of coordinated strategies of Afghanistan, while National Security Advisor from the BRICS countries met virtually to discuss the development with their focus of combating terrorism। ठीक है, तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो उसी पे है, क्योंकि रिसेंटली हमारे ब्रिक्स में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ ऑल दी ब्रिक्स कंट्रीज मिले थे वर्चुअली एंड दे वर डिस्कसिंग कि आगे क्या करना है, शुड दे एक्सेप्ट इट, दी अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रहा है, शुड दे एक्सेप्ट तालिबान एज द गवर्नमेंट और नॉट, सिक्योरिटी बेसिस पे हमें क्या सिचुएशंस या क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और कंट्री रिलेशंस भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है इससे, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे डिस्कशंस चल रहा है। अब ये आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो इस आर्टिकल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द टर्म दैट इज़ ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स हमारे लिए बहुत बड़ा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इस पे प्रीलिम्स ही नहीं बट हमारे मेंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो ब्रिक्स के बारे में हम जानेंगे थोड़ा कि ब्रिक्स है क्या, ठीक है, ब्रिक्स का फंक्शनिंग क्या है, कौन कौन कंट्री मेंबर्स हैं इसमें, एंड मैनी मोर। ब्रिक्स जो एक एक्रोनिम है, ठीक है, सभी जो भी इनके कंट्रीज हैं दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ये पांचों कंट्री के सरनेम के इनिशियल्स जोड़ के ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ब्रिक्स का जो समिट है वो एनुअली होता है हर साल, इट इज़ कंडक्टेड एनुअली एवरी ईयर, और ये इनका जो है इट इज़ एक्चुअली नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट एक एनुअल समिट है इनका, ठीक है। सारे ही सुप्रीम लीडर्स हर कंट्री के मिलते हैं, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बट येस अ एनुअल समिट। इसका जो चेयरमैनशिप है, या हम अगर बोले कि इसका चेयरमैनशिप कैसे डिसाइड होता है, तो इट गोज़ अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स अल्फ़ाबेट। पहले ब्राज़ील के बनते हैं, देन रशिया के बनते हैं, देन इंडिया के बनते हैं, देन चाइना के बनते हैं, देन साउथ अफ्रीका के बनते हैं, ठीक है। सो इनका जो कॉपरेशन इट इज़ फ्रॉम मैनी डिकेड्स, ठीक है, एंड इट इज़ एक्सपांडिंग ओवर दी 100 सेक्टरल मीटिंग्स। अब ब्रिक्स की थोड़े फीचर्स, साइलेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स के जो कंट्री है वो वर्ल्ड्स का 40% कंट्रीब्यूट करता है। ये मतलब ये जो समिट के जो कंट्रीज़ हैं 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और अगर जीडीपी बात करें तो 30% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी, ठीक है। तो जिसके वजह से हम इनको एक इकोनॉमिक इंजन भी बोलते हैं, बिकॉज 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर हम बात करेंगे ब्राज़ील अ वेरी गुड इकोनॉमी, चाइना अ वेरी गुड इकोनॉमी, फिर रशिया, ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो ग्लोइंग वेरी वेल। तो ये सब पर्सपेक्टिव से हम इनको एक इकोनॉमिक इंजन भी बोलते हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ इमर्जिंग एन इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड अ ग्लोबल पावर ब्लॉक। अब थोड़े जेनेसिस की बात करते हैं इसकी। सो जो हमारा ब्रिक्स है इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2001, ठीक है, बाय एन इकोनॉमिस्ट नेम जिम नाइल ऑफ गोल्डमैन सैच in a report of prospects of economic Brazil, India and China, which together represented a significant share of world's production and population। 2016 में 4 कंट्रीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया, रेगुलर उनकी मीटिंग स्टार्ट की, ठीक है। So this is a successful interaction led to a decision that a dialogue was to be carried out at the level of heads of the government at annual summit। तो उनकी जो मीटिंग्स हुई थी 2006 के बाद, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ सोचा कि एनुअली हम अपनी मीटिंग रखेंगे, मीटिंग इज सच समिट्स रखेंगे। जो फर्स्ट हमारा ब्रिक्स समिट जो पहला एक्चुअल बना, जो पहला फर्स्ट टाइम इट इम्प्लीमेंटेड या फिर फर्स्ट टाइम जो समिट हुआ गया हमारे इस पांचों कंट्रीज़ के बीच में, दैट वाज 2009 में हुआ था इन द रशियन फेडरेशन, एंड इट फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ ग्लोबल फाइनेंस इन आर्किटेक्चर्स। साउथ अफ्रीका वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक, क्योंकि उससे पहले तक वो
ब्रिक था, नॉट ब्रिक्स, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका को 2010 में इनवाइट किया गया था टू पार्ट ऑफ इट, एंड 2010 के बाद इट बिकेम्स ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका अटेंडेड द थर्ड मीटिंग समिट एंड इन March 2011. The BRICS seek to deepen border, intensify the cooperation within the countries. ये कुछ objectives हैं, ठीक है, बेसिकली टू इंश्योर द कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, टू हैव पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ फोरम्स, दैट ट्रेड यूनिट फोरम हो गया, पार्लियामेंट्री फोरम्स हो गया, देन सिविल ब्रिक्स हो गए, ठीक है, मीडिया फोरम हो गया, सिक्योरिटी कॉपरेशन रखना चाहिए, देन पॉलिटिकल कॉपरेशन, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ब्रिक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो ये कुछ न्यूज़ थे आज के आर्टिकल में। आई होप सो आपको सब कुछ समझा होगा क्लियरली, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।